हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? बताइए। नमस्ते बॉस। आ नमस्ते। रही है बॉस। स्क्रीन शो हो रही है? नमस्ते बॉस। नमस्ते। स्क्रीन शो हो रही है? जी बॉस। ठीक है। तो जी बॉस हो रही है। ठीक ठीक। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास जल्दी से। तो अभी तक हमने है ना 2 चैप्टर कंप्लीट अच्छे से कर लिए हैं रिवीजन के साथ। एक श्लोक के लिए मैं आप सभी को बहुत दिनों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, उसी के साथ से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। मेजॉरिटी में 2 लाइन तो सभी को मैंने याद कराई दी हैं। मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिसेका अवगाह रक्तमोक्षण वमन विरेक उपाधानानि। ये 2 लाइन सबको याद मैं करा चुका हूँ, इतनी बार रिपीट की है। थर्ड लाइन से अब मैं डेली क्लास में आपको ये याद कराऊंगा। हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रस्मनानि। हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रस्मनानि। ठीक है। आप सभी लोग टाइम निकाल के दिमाग में या फिर कहीं लिख के अपने सामने रखिए। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। थर्ड लाइन हमारी है हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रस्मनानि। देखिए 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं। ये थर्ड जो हमारा चैप्टर है, ये करने के बाद 2 क्लास में ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा, हम 13 मार्क्स का अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। फिर जो अगले 2 चैप्टर हैं गर्विश और दूसरी विश, फर्स्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कुछ उसका आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था। उसको गर्विश और दूसरी विश करने के बाद अगला चैप्टर आता है। ये भी केवल 2-2 क्लास के चैप्टर हैं। फिर उसके बाद आता है गर्विश और दूसरी विश के बाद विष के उपद्रव। ये 2 चैप्टर जो अगले 2 चैप्टर हैं वो 12 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से ये आपके 13 और 12 25 नंबर आपके बिल्कुल हाथ में आ जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 22 वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, और 23 वाले भी नोट्स या कंटेंट के लिए इस वीक में अपना फरवरी लास्ट आते आते आपका 50 नंबर का बिल्कुल आपके हाथ में होगा नोट्स और लेक्चर्स के साथ। और जो मैं आपको रसशास्त्र के योग करा रहा हूँ वो भी 19 चैप्टर जैसे ही अपना कंप्लीट होगा उसके अगला वाला हम वो भी मैं आपको योग याद करा दूंगा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। क्लासेस मेरा बिल्कुल सिस्टमेटिक है, कोई गैप नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिए। जिस वे में मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ आप वैसे आँख बंद करके करते जाइए। तो लास्ट क्लास में मैंने जो रिवीजन के लिए जैसे आपको बोल रखा है, तो ये वाला श्लोक की 2 लाइन सबको याद हो गई होंगी। तीसरी लाइन क्या है? हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रस्मनानि। उम्मीद रखूंगा कि लास्ट क्लास में अब मैं अगली बार जब भी आपसे हम मिलेंगे तो आपको ये श्लोक की 3 लाइन सबको याद होनी चाहिए बिल्कुल गाने की तरह। मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिसेकः अवगाह रक्तमोक्षण वमन विरेक उपधनानि हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रस्मनानि। देखिए नोट्स के लिए मैं किसी को परेशान नहीं होना है, इधर उधर नहीं जाना है। आप लोग मुझे ये श्लोक सुनाइए और नोट्स मैं आपको तुरंत डीएम कर दूंगा। जो लोग रेगुलर हैं नोट्स केवल उसी के लिए अवेलेबल है। और जिसने मुझे ये श्लोक सुना दिया है उसको मैं नोट्स भेज भी चुका हूँ। आप में से आपको पता होगी किस किसने मेरे को सुनाया है। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 में अपनी बात करी थी। लास्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन, देखा था कि किसका एंटीडोट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा केमिकल एंटीडोट के अंतर्गत यूनिवर्सल एक एंटीडोट आता है। जो मैंने कहा था एम्फेसाइज है, वाइवा में पूछ लिया जाता है एंटी यूनिवर्सल एंटीडोट। उसके 3 घटक द्रव्य थे जिसमें पाउडर चारकोल था, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड। कोई बताएगा ये किस किस रेशियो में हमने लिए थे? जल्दी से बताओ कोई एक जना, ये हमने किस किस रेशियो में लेते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट में? हेलो बस 2:1:1 मैम। वेरी गुड। 2:1:1 में इसको हम यूज करते हैं। तो ये दो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर के चैप्टर में। जो चिकित्सा के 24 उपक्रम है, चतुर्विंशति उपक्रम जो आचार्य ने दिए हैं आयुर्वेद के अनुसार। मॉडर्न के जो मैं 5 पॉइंट आपको चिकित्सा के बताया हूँ, जो मैं लास्ट तक आपसे कहते जा रहा हूँ, आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें भी ये सब जगह अप्लाई होगा। एक वो, और थर्ड ये एंटीडोट का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर इतना ही आपसे मांग
मांग रहा है, बस इतना ही इसमें हमें समय देना है। तो अब बिना देरी करे हम अपना 3rd नंबर का चैप्टर शुरू करते हैं, विषाक्त आहार की परीक्षा एवं विरुद्ध आहार। इसमें हमें ये देखना है कि हमारा विषाक्त जो आप आहार खा रहे हैं जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको पहले इसमें ये चीज बताना चाहूंगा, विषाक्त आहार का संदर्भ हमको केवल ये बात हमें नहीं समझनी है। विषाक्तता का जब हम फर्स्ट क्लास लिए थे, जब हमने वहाँ डेफिनेशन आपको बताई थी विष की, वहां मैं ये मेंशन भी किया था, विषादता या विषाक्तता का अर्थ क्या होता है, वह सब्सटेंस या एनी वो प्रोसेस या वह कंडीशन जिसके द्वारा हमारी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी को जो भी कारण डिस्टर्ब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषाक्त कहलाते हैं। अब हमें देखना है विषाक्त आहार, तो ऐसा आहार जरूरी नहीं है कि उसमें विष ही पड़ा हो, कोई भी विष के अतिरिक्त, चाहे वो विरुद्ध आहार की बात कर रहे हो या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, होमियोस्टेसिस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो वो विषाक्त आहार कहलाएगा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि जो आहार का हम सेवन कर रहे हैं वो विषाक्तता से पूर्ण है या नहीं, और फिर विरुद्ध आहार के जो 18 आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किए हैं उसको हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर ये है हमारा चैप्टर, विरुद्ध आहार इंपॉर्टेंट है, उसका श्लोक बहुत अच्छे से याद करा दूंगा आप लोगों को। विषाक्त आहार में क्या क्या याद रखना है वो चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू NCISM पैटर्न में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष। क्या क्या एक्सपोजर आज की डे टू डे लाइफ में, देखिए विद कॉन्टेम्पररी रिलीवेंस, ये जो एक वर्ड है कॉन्टेम्पररी रिलीवेंस, उसका मतलब ये है कि जो आज से आचार्य ने हजारों साल पहले बात कह दी थी, विषाक्त आहार की परीक्षा करने के लिए, चाहे राजा के लिए जो वैद्य अपॉइंट किया जाता था वो राजा को दिए गए खाने की पहले जांच करता था। आज के परिप्रेक्ष्य में उस पॉइंट को हमें किस दृष्टि से देखना है, उसके लिए NCISM ने ये वर्ड जोड़ा है विद कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस, मतलब आज के समय के परिप्रेक्ष्य में हमें इस पॉइंट को कैसे देखना है। सर किस पॉइंट को, सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष, कि विष का एक्सपोजर कैसे है, किन किन सोर्स के थ्रू। उस जमाने के हिसाब से तो ठीक है जो आचार्य कह गए हैं, हमें आज के रिलेशन में, आज के परिप्रेक्ष्य में रख के उस चीज को देखना है कि आज हम जो मॉडर्न एरा में हैं उसमें हम किस किस तरीके से पॉइजन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये मतलब है कॉन्टेम्परेरी रिलीवेंस का, ठीक है। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया था, क्या क्या एक्सपोजर है कांटेक्ट आने के, हम लोग किस किस तरीके से विष के संपर्क में आ जाते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, कुछ याद नहीं करना है, भोज्य पदार्थों एवं वस्तुओं के माध्यम से कोई क्या कर सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस खाने में मिला के दे सकता है, दातून, उबटन, तेल आदि के माध्यम से आप एक्सपोजर हो सकता है आपको, किसका, पॉइजन का। और मैं लास्ट क्लास में आप सभी को बता चुका हूं क्या डिफरेंस होता है पॉइजन में, वीनम में और टॉक्सिन में, पूरी टेबल आपको मैंने याद कराई थी। चलिए ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि हम किसी फूड के थ्रू अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन के, किसी टॉक्सिन सब्सटेंस का जो समावेश है वो हमारे अंदर किसके थ्रू हो सकता है, भोज्य पदार्थ के थ्रू, दातून या उबटन, तेल आदि के द्वारा, अवलेहन के द्वारा, स्नान के प्रयुक्त जो हम जल कर रहे हैं, ये आज की दृष्टि में उस समय के साथ भी था और आज भी कॉन्टेम्पररी रेस्पेक्ट में आपकी किसी को किसी से दुश्मनी है तो वो जो नहाने जा रहा है आप उस जल में या उस कसाई में कुछ मिला सकते हैं। चंदन आदि जो लेप है, माला है, वस्त्र का जो धारण किया जा रहा है या कवच जो धारण करता है, आभूषण करते हैं, उसमें भी हम पॉइजन लगा सकते हैं। घोड़ा, हाथी आदि के पीठ पर बैठने वाले आसन, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल, हम वहां पे लगा सकते हैं। नस्य, धूम, अंजन के रूप में भी हम विष को मिश्रण करके दे सकते हैं। और पूरा कंक्लूजन ये है कि इन प्रेजेंट एरा में जो फूड है, जो कि हम आज रॉन्ग मतलब कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉकटेल जो बना रहे हैं, वो भी सब क्या है, वो भी एक विषाक्त आहार के
संदर्भ में लिया जाना है। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल, क्या क्या पेस्टिसाइड्स उसमें डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, ये सब क्या हैं, कहीं ना कहीं आज के समय में हम सभी को किसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, इन सब के थ्रू पॉइजन सब्सटेंस को आपकी बॉडी के अंदर लाया जा रहा है। बताइए क्लियर हुई ये वाली बात? क्या एनसीएसएम ने ये पॉइंट आपके लिए रखा है, आपके समझ में आया? इसमें आपको क्या लिखना है बताइए। जी बॉस। ठीक है, अब हमारा मेन उद्देश्य शुरू होता है, मेन इस चैप्टर का, विषाक्त आहार की परीक्षा। हमें कोई भी आहार जो सेवन करना है वो विषाक्तता से पूर्ण है या नहीं है। देखिए केवल आप सुनते रहिए, सुनने से ही आपका एग्जाम में आपका पेन चलेगा, कलम चलेगी। अगर आपको विषाक्तता का अर्थ समझ में आ गया तो जैसे ही पेपर में आपके आएगा विषाक्त आहार परीक्षा जैसी, तो आप तुरंत हेडिंग डालोगे सबसे पहले विषाक्तता का क्या मतलब है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम विषाक्तता किससे देख रहे हैं, विरुद्ध आहार से देख रहे हैं, या हर वो चीज जो मेरी नॉर्मल फिजियोलॉजी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वो सब क्या होगा, विषाक्त आहार होगा। तो भोजन के रूप में लिए जाने वाले आहार ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी को कन्वर्ट कर देते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन में, अथा या फिर मैं कह सकता हूं सद्य मृत्यु कारक होते हैं, तुरंत क्या करते हैं, वो डेथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जानलेवा होते हैं, उन सभी को हम विषाक्त आहार कहते हैं। विषाक्त आहार का एक व्यापक क्षेत्र है, केवल हम ये नहीं कह सकते कि जब पॉइजन प्रेजेंट होगा जिस फूड में, जब कोई पॉइजनस सब्सटेंस होगा तभी वो फूड आपके लिए विषाक्त नहीं कहलाएगा। मतलब दूषित आहार, विशाल मिश्रा कॉपी में लिखिए, इधर नहीं लिखना है क्लास में। तो विषाक्त आहार का बहुत व्यापक क्षेत्र में आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने वर्ड में लिख के आ सकें। विषाक्त आहार का मतलब है कि जो भी दूषित आहार विहार है जिसके द्वारा आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होगी वह सभी विषाक्त आहार आपका कहलाएगा। ठीक है, अतः आहार ग्रहण करने से पूर्व आहार की, आधार की नहीं, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या आहार की परीक्षा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो ये है, अब कैसे करनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो कैसे देखना है, सबसे पहले पंचभौतिक परीक्षा की जाती है। सर पंचभौतिक चिकित्सा का क्या मतलब है कि उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध आनी चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसे देखेंगे, अगर उस खाने को आप अग्नि में डालेंगे तो चट चट की आवाज आती है, तो डेट मीन्स उसमें शब्द परीक्षा आपने कर ली। स्पर्श मात्र से यदि आप जो खाना खाने जा रहे हैं अगर वो स्पर्श करने में दहा कर रहा है, जलन प्रोड्यूस हो रही है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा है, या शून्यता नंबनेस प्रोड्यूस हो रही है, इसके थ्रू आपने स्पर्श परीक्षा कर ली। अग्नि पर डालने पर अगर वो मयूर ग्रीवा के समान, जैसे कि मोर की गर्दन की ब्लू कलर इसका होता है, तो ये आपने रूप परीक्षा कर ली। विषाक्त आहार पर अगर मक्खी बैठ रही है तो उसके वो रस की परीक्षा की जा रही है, और विषाक्त आहार में से अगर कोई गंध आ रही है जो मूर्छा प्रोड्यूस कर रही है तो वो आपकी गंध परीक्षा की है। इस तरीके से आपने आहार की पंच भौतिक चिकित्सा की है। वाइवा में पूछा जाता है, देखिए ये सब तो मोस्ट कॉमन है जो आगे हम पढ़ेंगे, कि आपने पिछले क्लासेस में फर्स्ट प्रॉप में जहां आप पढ़ के आए थे अष्टांग हृदय, वहां भी हम ये विषाक्त आहार परीक्षा वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहां हमने अग्नि परीक्षा पढ़ी थी, पशु पक्षियों पे परीक्षा पढ़ी थी, और जल या अन्य जो द्रव पदार्थ हैं जैसे तेल हुआ, मद्य हुआ, इनकी भी हमने परीक्षा पढ़ी थी। पर अभी हमारा उद्देश्य है इस क्लास में, यहाँ पे अगर तंत्र में आपसे पूछा जाएगा कि पंच भौतिक चिकित्सा कैसे करते हैं, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हैं सर जो खाना आपके पास आया है, जो भी आहार आप सेवन करने जा रहे हैं, यदि मैं उसको अग्नि में डालता हूं और चटपट की आवाज आती है तो इसके द्वारा मैं शब्द परीक्षा करता हूं, और अगर अग्नि पे डालने पे उसका कलर कैसा हो रहा है, मयूर के ग्रीवा के सदृश, तो उससे रूप परीक्षा हो रही है, और दहा सोत होता है तो स्पर्श परीक्षा करके मैं देख रहा हूं। मक्खी आदि कीट अगर उस पर बैठ रहे हैं तो वो रस परीक्षा है, और विषाक्त अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं उससे गंध परीक्षा या घ्राण इंद्रिय के द्वारा परीक्षा कर पा रहा हूं।
फिर आगे क्या है जो आचार्यों ने मेंशन की है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस बाय विच वी आइडेंटिफाई द गिवन फूड, जो भी आपके पास है वह पॉइजनस से युक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा शब्द परीक्षा जो पंच भौतिक परीक्षा थी उसी का ही एक रूप है अग्नि परीक्षा, जो अभी हम पीछे देखे थे। क्या है, विषाक्त अन्न को अग्नि पे डालने पे अनेक वर्णों वाली इंद्रधनुष के समान वर्ण वाली ज्वाला उत्पन्न होगी। कौन सी परीक्षा कर रहे हैं बताइए। ज्वाला देख के अगर मैं पंच भौतिक से कोरिलेट करना चाहूंगा तो आप लोग जल्दी से बताइए इसके थ्रू आप कौन सी पंच भौतिक परीक्षा कर रहे हैं, शब्द परीक्षा या रूप परीक्षा, बताइए। रूप रूप परीक्षा। परीक्षा। तो ये भी आपको वेरी रूप गुड, परीक्षा। ये भी आपको पेपर में लिखने आना है। देखिए टैलेंट अभी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि पेज कैसे भरने हैं। देखिए अपना पहला चैप्टर मुश्किल से 15 पेजों में था, दूसरा चैप्टर हार्डली 10 या 11 पेज का है, और ये चैप्टर भी अपना मुश्किल से 8 या 9 पेज का है, बिल्कुल एनसीआईएसएम पैटर्न पर, और एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा जब आप पेपर देंगे। इसी तरीके से नोट्स डिजाइन है कि कम में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। पूरे बुकों का क्या है, इसमें मैंने एक्स्ट्रैक्ट निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो विषाक्त आहार की परीक्षा में हमें अग्नि परीक्षा में सर ये देखना है कि एक तो चटचट वाला पॉइंट डाल देना है, दूसरा जब अनेक वर्ड की क्या उत्पन्न होंगी, ज्वालाएं, तो उससे भी मैं अग्नि परीक्षा के थ्रू किसकी, विषाक्त आहार की परीक्षा कर सकता हूं। तीक्ष्ण बदबूदार सड़े मुर्दे के समान अगर उसमें से धूम निकलेगी तो उससे भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अग्नि से जब जलेगा आहार तभी तो धूम आएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो ये बहुत फेमस डायलॉग है, आप अपने आरएसी झांसी के जो लोग सचान सर से पढ़े होंगे कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो अग्नि परीक्षा से आपने 3 चीजें पता कर ली। कौन कौन सी, शब्द परीक्षा के थ्रू आपने साउंड से देख लिया चटपट की आवाज आ रही है तो ठीक। दूसरा, विभिन्न प्रकार की मयूर के ग्रीवा के समान ज्वाला इंद्रधनुष के द्वारा जैसी बन रही है, अगर ज्वाला उत्पन्न हो रही है, और यदि उसके जो धुआं आ रहा है उसमें सड़े मुर्दे के समान, सड़े हुए शव के समान अगर बदबू आ रही है तो कहीं ना कहीं जो आपका आहार है वो दूषित है। ये हमने आइडेंटिफाई किससे किया है, अग्नि परीक्षा से। अगला आता है पशु पक्षियों पर परीक्षा। आप बुक खोलेंगे बहुत बड़ा दे रखा है पशु पक्षियों में, आपको केवल इतना याद रखिए पेपर में हमें इतना ही लिखना है। क्या लिखना है सर, कॉमन कॉमन जो मेरे सामने दिखाई देते हैं। कोयल अगर विषाक्त आहार का सेवन कर लेती है तो उसका स्वर विकृत हो जाता है। सर स्वर ही विकृत क्यों हो रहा है, क्योंकि कोयल की पहचान स्वर से ही है कि वो मीठा गाना गाती है। आपने कोयल को खाना खिलाया और वो मीठा गाना ना गाते हुए कुछ ऐसा विकृत साउंड प्रोड्यूस कर रही है, डेट मीन्स द आहार जो आपके पास था वो कैसा है, पॉइजन से युक्त है। फिर दूसरा चकोर पक्षी, देखा होगा आप लोगों ने, जो अब शायद नहीं मिलता है, जिसे अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। आंखों की इसकी लालिमा नष्ट हो जाती है, जो रेडनेस होती है इस पक्षी की वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्रॉन्च पंछी क्या हो जाता है, हर्षित हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्नित हो जाता है, मतलब नाचने लगता है, झूमने लगता है, हर्षित इस तरीके से हो जाता है। और जो मयूर है वो बेचैन हो जाता है, बेचैन मतलब उद्विग्न हो जाता है, चंचल, वही उद्विग्न का मतलब बेचैन होता है। और बंदर क्या करता है, अपना मल त्याग कर देता है। तो पशु पक्षियों की परीक्षा में हमने क्या क्या देखा, पशु पक्षियों की परीक्षा में कोयल क्या करेगी, विकृत, बंदर क्या करेगा, मल का त्याग कर देगा, और जो क्रॉन्च पक्षी होगा वो हर्षित हो जाएगा, मोर हमारा बेचैन हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, और जो चकोर पक्षी है उसकी आंखों की लालिमा नष्ट हो जाती है। तीसरा, द्रव परीक्षा। अब हम देखेंगे कुछ लिक्विड सब्सटेंस हैं वो विषाक्तता से पूर्ण हैं या नहीं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर की रेखाएं, रेखाएं मतलब लाइनिंग प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हम उन लाइनिंग को देख के पता करते हैं आइदर द गिवन फ्लूइड इज पॉइजनस और
नॉट। तो उसके लिए कुछ दिन तक आपको ये टेबल अपने रूम में दीवार पे लगा लीजिएगा। याद तो मैं आपको कराऊंगा, इसीलिए हमारी क्लासेस का नाम भी है, जहां मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा, याद करवा रहा हूं हर उस चीज को। कल क्लास में जब ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तीनों का रिवीजन कराऊंगा। विद इन 20 मिनट्स में पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो द्रव परीक्षा में कैसे देखनी है, यदि आपका मांस रस में विष मिला हुआ है, साविष अगर मांस रस है तो नीले वर्ण की उसमें रेखाएं उत्पन्न होंगी। किसमें सर? मांस में हम बात कर रहे थे। कैसे मांस में? साविष वाले मांस में। अगर साविष दुग्ध होगा तो उसमें ताम्र वर्ण की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साविष से युक्त ऐसा दुग्ध जिसमें विष मिला हुआ है तो उसमें कैसी लाइनें उत्पन्न होंगी? ताम्र वर्ण की। अब आप लोग बताइए एक क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? बताइए कोई। बहुत बढ़िया। और कोई? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। सर पर क्वेश्चन तो ये है, इथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग नहीं होती, पॉइजनिंग तो मिथाइल एल्कोहल की होती है, मिथाइल अल्कोहल की CH3। होती है। बिल्कुल। तो आप लोग मतलब जय हो कर देते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो सुनना नहीं है, बस आंसर मिथाइल का इथाइल कर देना है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है आपसे, अगर कि मिथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, तो आपको तुरंत आंसर इथाइल एल्कोहल देना है। C2H5OH आया हुआ सवाल है, दोबारा रिपीट हो सकता है। चलिए तो फिर एक बार देख लेते हैं आप लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। बताइए, कोयल अगर आपका विषाक्त आहार का सेवन करेगी तो क्या लक्षण उत्पन्न होगा? जल्दी से बताइए। उसका स्वर बदल जाएगा। बंदर क्या करेगा? मल त्याग करेगा। बहुत बढ़िया। और क्रॉन्च पंछी क्या कर रहा है? हर्षित हो जाता। हर्षित हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए 7 के 7 आप लोग याद कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। चकोर पंछी क्या हो जाता है? लालिमा उसकी नेत्रों की लालिमा नष्ट हो जाती है। हाँ, नेत्रों की नालिमा। और मोर के साथ क्या होगा? चंचल हो जाए। बहुत चंचल बढ़िया। और बेचैन हो जाए। तो ये सब आपको पहले से आते हैं, अभी आपने सुन के मुझे बताए? ये बताइए जरा एक बार। अभी याद हुआ है बस। बहुत बहुत बढ़िया। सुन के अभी लर्न कर। यही होता है। देखिए 3 तरीके के ज्ञान के बढ़ाने के उपाय हैं, आप सभी जानते हैं, अध्ययन, अध्यापन और संभाषा। तो आपको देखिए विजुअलाइजेशन और सुन रहे हैं तो चीजें बहुत याद हो रही हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ, तीनों चैप्टर में रिवीजन आपके ऑन द हैंड टिप्स पे दे दूंगा और हाईलाइट करवा दूंगा इनमें भी कि आपको और क्या क्या करना है। फरवरी लास्ट तक 50 नंबर की अगत तंत्र आपके हाथ में होगी, ये बात आप लिख के ले लीजिए। 50 नंबर की अगत तंत्र, ये 25 नंबर होने के बाद फिर सीधे मैं आपको 17 नंबर का पॉइंट उठाऊंगा, जिसमें बहुत ही मजा आएगा अपने को। मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 50 नंबर का है। चलिए वो जब आएगा तब बातें करेंगे। तो साविष अगर मांस है तो उसमें नीले वर्ण की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। साविष अगर दुग्ध है तो उसमें ताम्र वर्ण की रेखाएं उत्पन्न होंगी। साविष यदि मद्य है, मतलब एल्कोहल है, तो उसमें काली रेखाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए नीली रेखाएं 2 जगह आएंगी, एक मांस में और एक तक्र में। तो मांस और तक्र नीला याद रखिएगा। दूध कैसा होता है? सफेद। अगर उसमें विष मिलाएंगे तो वो कैसा प्रोड्यूस करेगा? वर्ण ताम्र। मद्य कैसा होता है? अब मैंने तो नहीं पिया है, जिसने पिया हो उसका पता हो उसे। तो मध्य में कैसी रेखाएं उत्पन्न होती हैं? काले वर्ण की। ठीक है, काला वर्ण याद रखिएगा। देखिए काला और श्याव ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और दही में कैसा होता है? श्याव वर्ण की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। मस्तु क्या होता है? किसी को पता है मस्तु किसे कहते हैं? दही का पानी। हाँ, दही का पानी। और दही के पानी में कैसी होंगी? कपोत वर्ण की। तो हमें कैसे याद रखना है? दही हमारा श्याव था, दही हमारा श्याव वर्ण दे रहा था, और दही का जो पानी है वो कपोत वर्ण दे रहा है। ठीक है, काला नीला, दही काला, मस्तु नीला, ऐसे याद रखना है। कपोत वर्ण, ठीक है, कपोत वर्ण याद रखेंगे। कपोत माने क्या होता है पता है आपको? कबूतर।
ठीक है। और घृत इंपॉर्टेंट है, घृत और मधु तेल तीनों याद रखना है। घृत में कैसा होगा, पानी के समान, पानीय सन्निभम। मधु कैसा हो जाएगा, हरे वर्ण की रेखाएं। मधु जो है वो हरे वर्ण की साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, तो वो कैसी रेखाएं प्रस्तुत करेगी, मधु जो है वो हरे वर्ण की रेखाएं दिखाती है। और तेल कैसा होता है सर, अरुण वर्ण का। कैसा होगा, अरुण वर्ण का। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, आंख बंद करके, बिल्कुल ना आपको देखना है ना हमें देखना है। सबसे पहले मैंने नीली रेखाएं देखी थी, तो नीली रेखाएं कहाँ कहाँ आई थी, दो जगह आती हैं, एक मांस रस में आती हैं और एक तक्र में आती हैं। मांस और तक्र में नीली, दूध में कैसी आ रही थी, ताम्र वर्ण की, याद रखिएगा, दूध में ताम्र वर्ण की, दधी में स्याव वर्ण की और मस्तु में कपोत वर्ण की। घृत में पानी के समान, मधु में, चलिए बताइए जल्दी से, मधु में किसके समान रेखाएं आएंगी, हरे हरे वर्ण की। हरे वर्ण की। कितना अच्छे से आप लोग याद करते हो, मतलब मधु आते ही अब मधु को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है हमारा 4th नंबर का, ये हम परीक्षाएं देख रहे थे, आहार की परीक्षाएं हम कैसे करते हैं, विषाक्त आहार की पंचभौतिक परीक्षा देखी हमने, अग्नि परीक्षा देखी हमने, फिर उसके बाद पशु पक्षियों पे परीक्षा देखी, फिर हमने द्रव्यों पे परीक्षा देखी। आगे जो चौथी परीक्षा है, विष मिश्रित यदि अन्न जल का पेय पदार्थ अपने प्राकृतिक गंध वर्ण रस से रहित हो जाते हैं। एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आप रस शास्त्र में हर जगह चिपका के आ सकते हैं कि आप कोई औषधि बना रहे हैं। सर औषधि नहीं, मैं कोई कल्पना बना रहा हूं। कल्पनाएं क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कल्पनाएं और उपकल्पनाएं में क्या डिफरेंस है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कल्पनाएं हमारी 5 प्रमुख हैं, क्या क्या है, कल्क है, क्वाथ है, स्वरस है, हिम है, फांट है। आप कोई भी एक कल्पना बनाते हो और उसका सिद्धि लक्षण हमें कैसे पता चलता है कि मेरी जो अब ये कल्पना है वो बन गई है, तो उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें गंध वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी का विपरीत हमें यहाँ रख देना है, यदि विष मिश्रित होगा तो गंध वर्ण और जो रस था उसका क्या होगा, रहित हो जाएगा वो आहार। ठीक है सर, नेक्स्ट कैसे पता करेंगे, जो विषाक्त अन्न होता है उसमें से जो धूम प्रोड्यूस होगी उससे मूर्छा उत्पन्न हो जाती है, लाला स्राव होने लगता है, पीनस हो जाता है, आंखों में बेचैनी हो जाती है। किसी को आप में से पता है पीनस और प्रतिसाय में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन नो, बताइए किसी को पता है। पीनस सुने हो आप में से कोई, बताओ जल्दी से, पता हो या नहीं, मना कर दिया करो अगर नहीं पता है तो। नहीं बॉस। ठीक है, तो जो पीनस और, ठीक है आप सुन लो, आगे भी काम आएगा आपका। पीनस और प्रतिसाय 2 वर्ड होते हैं। प्रतिसाय हम किसे कहते हैं, कॉमन कोल्ड को। जब वह कॉमन कोल्ड क्रोनिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीनस बोलते हैं। तो अब याद रखिएगा, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है जिसमें आपकी रनिंग नोज होती है, हेडेक होने लगता है, गले में कांटे कांटे से चुभने लगते हैं, पूरा वायरल इन्फेक्शन जैसे जो सिम्टम से आपको कोल्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम आयुर्वेद में पीनस कहते हैं, सॉरी उसे हम प्रतिसाय कहते हैं। और जब वो क्रोनिक हो जाता है, लगातार लंबे समय तक बना रहता है, तो उस कंडीशन को हम पीनस कह देते हैं। अब याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विषदाता के लक्षण। विषदाता, देखिए ऐसी खेल खेल में बात बात में अपनी होती जाएगी, तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक आप लोगों की बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, कुछ एक RAC 23 से बच्चे हैं, उनका अगस्त का शायद पेपर है 27 को, तो उन्हें जो 8th चैप्टर है थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग, ये 3 के बाद मैं उन लोगों के विशेष डिमांड पर कल केवल आपको थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग, उसमें 6 आपके अगद है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। उन 6 अगद को मैं आपको 6 मिनट में याद करा दूंगा, और बिल्कुल इस तरीके से याद कराऊंगा कि जैसे मैंने आपको बिलवादी गुटिका याद कराया है, जो कि थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ अगद का ही एक पार्ट जो आप अगद तंत्र में पढ़ते हैं, पर मैंने आपको रस शास्त्र के योग में आपको एज अ बिलवादी गुटिका याद करा दिया है। तो कल अपनी क्लास 4th चैप्टर से ना स्टार्ट होके पहले मैं उनके एज अ रिक्वेस्ट पे थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग वो वाला चैप्टर पूरा करा दूंगा। तो कल की क्लास में आपको 6 अगद एक बार में याद हो जाएंगे।
तो किसी को कोई दिक्कत है? अगर 4th चैप्टर करवाना चाहते हो या कल थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग करा दें, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? नो बस। ठीक है, अब हम देखेंगे विषदाता के लक्षण। बिल्कुल भी हमें नहीं रटना है, विषदाता के लक्षण खुद इमेजिनेशन कर लीजिए। आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम सभी एक अच्छे बच्चे हैं, हम कोई कभी गलत काम नहीं करते, पर हमने किसी के लालच में आके कहीं किसी की कोई वस्तु पड़ी हुई थी और वो हमने चुरा ली, तो एज अ अपने आप को, या आपने किसी को एज अ थेफ्ट मतलब चोर अगर आपने देखा होगा, तो सारे सिम्टम आप अपने वही इमेजिन करिए तो क्या होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने विषदाता की वाणी, वो अपना जो बातचीत करने का तरीका है, जो चेष्टाएं होती हैं, जो चेहरे के भाव होते हैं, वो स्वयं ही जब आपकी गलती होती है तो हम खुद ही हपकपा जाते हैं, मतलब वही चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उससे हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो वही काम क्या होगा, विषदाता के लक्षण। वो विष देने के लिए अगर किसी को जा रहा है, किसको जा रहा है, यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे राजा को, क्योंकि पहले लड़ाइयां जीतने के लिए राजा को खत्म करना पड़ता था। तो जो भी राजा को विष देने के लिए जा रहा है, जैसे कि विष कन्याओं तक की उत्पत्ति पहले होती थी, तो उसी को हम फ्रेम में ध्यान रखते हुए आज से हजारों साल पीछे जाएंगे। आप और हम एज अ विष दाता बन के जाएंगे और हमें एक राजा है उसको विष देना है, तो हम विष लेके उसको देने के लिए जा रहे हैं। और सोचिए, आपने उस राजा को विष दे भी दिया, आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, पर अब आप लौट के आ रहे हैं जिसने आपको ये कमांड दी थी, तो उस टाइम आपके और मेरे क्या हाव भाव होंगे, बस वही आचार्यों ने बताया है। क्या होगा, आप सोचो, राजा को किल करने के मकसद से गए हो, और क्या होगा फिर आपके साथ। आपसे अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर देने में असहज होंगे, तो प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देना। अब क्या बताएं भाई, हम तो खुद यहाँ पे किसी पर्पस से आए हैं, तो बोलने में हमें घबराहट होगी, अनावश्यक हम इधर उधर की बातें करने लगे, अच्छा मैं वहां से आया हूँ, ये करने आया हूँ, वो करने आया हूँ। और इससे भी अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल देना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, विषदाता के लक्षण को समझने के लिए आजकल सालक बहुत चल रही हैं, हम लोग बाहर घर से रह रहे हैं, पर हमें खाना खाने कभी कभार मन होता है कि बिन बुलाई शादी में हो आना चाहिए। तो देखो, मेरे को तो ऐसी फील होती है, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जो गए होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सब कैरेक्टर आएंगे। कोई अगर हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर देने में परेशान होंगे, बोलने में हमें घबराहट होगी, अनावश्यक हम उल्टी सीधी बातें करेंगे कि हम पे कोई फोकस ना करे, बहुत कम बात करेंगे, मूर्खों की भांति व्यवहार करेंगे, ये लगेगा सब लोग हमको ही देख रहे हैं, भले ही हमें उस शादी में कोई नहीं देख रहा हो। हम खाने पे ना ध्यान देते हुए बस यही देखेंगे कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। ठीक वैसे ही उंगलियों को चटकाएंगे, भूमि को नख से कुरेदेंगे, अच्छा ये काम नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, और अकारण हंसेंगे, भयभीत होके यत्र तत्र देखते रहेंगे और बार बार बालों को छूते रहेंगे। तो ये सब क्या है, विषदाता के लक्षण। ना जानने योग्य ऐसे मार्ग हमें जहां से हमें नहीं निकलना, हम कैसा देखेंगे, एक शॉर्टकट जहां पे गेट पे कोई खड़ा हुआ ना मिले, पीछे वाली एंट्री से निकलने की कोशिश करेंगे। तो मिलता जुलता बस वही कंडीशन है, अपने आप को वहां खड़ा करिए, विषदाता के लक्षण क्लियर हो जाएंगे। बताइए पिक्चर समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। जी बॉस। बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक आता है हमारा 3.3 अडल्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडल्ट्रेशन स्वस्थ वृत्त में भी आपके सिलेबस में है और अगध तंत्र में भी है। आप यहाँ पढ़ लीजिए तो आप स्वस्थ वृत्त का भी टॉपिक एक तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और ये अडल्ट्रेशन की जो मैं टेबल लेके आया हूँ वो बिल्कुल मोस्ट कॉमनेस्ट है। आप बिल्कुल बेसिक बिना रटे ये टेबल आप वहां पे लिख के आ पाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। सर अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो अडल्ट्रेशन का मतलब हम जानते हैं मिलावट कर देना। अब हम मिलावट क्यों कर रहे हैं? लालच में, पैसे ज्यादा कमाने के लिए। तो अडल्ट्रेशन क्या है? इट इज कॉमनली डिफाइंड एज एडिशन करना या सब्सट्रैक्शन करना। किस चीज का? ऑफ एनी सब्सटेंस टू और फ्रॉम द फूड। फूड में कुछ अच्छी चीजों को मिला देना,
अच्छी चीजों का मतलब कंकड़ मिला देना, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, अच्छी चीजों को निकाल लेना, सो डेट द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड और सब्सटेंस इज अफेक्टेड। कुल मिला के नेचुरल जो क्वालिटी है उसमें कमी लाना क्या कहलाता है? फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन इंक्लूड क्या करता है, कैसे आप कर सकते हो फूड अडल्ट्रेशन? मिक्सिंग करके, सब्सटीट्यूशन करके, कंसीलिंग द क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को डैमेज करके। सर क्वालिटी कैसे? हम सब जानते हैं मोस्ट फेमस एक नमक आता है टाटा नमक, और हम उसके क्या करते हैं, लोग बाग टाटा नमक के बिल्कुल सेम पैकिंग करके और टाटा की जगह पाटा या बाटा ऐसा कुछ भी राइम मिलाते हुए और दूसरा नमक अपना चला देते हैं। तो वह भी क्या है, एक तरीके का अडल्ट्रेशन है। पुटिंग अप डिकम्पोजिशन फूड फॉर सेल, मिस ब्रांडिंग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है वो मिस ब्रांडिंग का है। जल्दबाजी में हम लोग टाटा जैसी पैकिंग देख के ले लेते हैं पर वो टाटा नमक नहीं होता है, और लेबल वगैरह ये सब। केवल अपन को फूड अडल्ट्रेशन में ये याद रखना है, नेचुरल क्वालिटी में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की वो फूड अडल्ट्रेशन है। अब वो क्वालिटी में हम अडल्ट्रेशन आइदर मिक्सिंग करके, सब्सटीट्यूशन करके, कंसीलिंग करके, डिकम्पोजिशन सब्सटेंस को उसमें मिला के, मिस ब्रांडिंग करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं। अगला सर, फूड अडल्ट्रेशन हैव बिकम अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन अवर कंट्री। बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रैक्टिस में है, जैसे हल्दी में मिलावट, चीनी में मिलावट, आपकी लाल मिर्च में मिलावट, इवन आपके और हमारे बैच में भी अब मिलावट होने लगी है। तो वी आर कंज्यूमिंग दीज फूड ऑलमोस्टली एवरीडे, हम लोग खा रहे हैं, विच हैव न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। देखिए पैराग्राफ भरना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है और टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। ये क्वालिटी होती है कि आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को जो पूछा गया है उसे आंसर में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए ये जो अडल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है या फिर ये जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, फूड अडल्ट्रेशन इज अनएथिकल होता है। इट इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, एज अ एविल। एविल मतलब दैत्य या फिर स्लो पॉइजन, ठीक है। याद रखिएगा फूड अडल्ट्रेशन को किसकी संज्ञा दी गई है, फूड अडल्ट्रेशन को एज अ स्लो पॉइजन और एविल के रूप में कहा गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए। अब टेबल देखते हैं क्या है, सम कॉमन फूड फॉर अडल्ट्रेशन एंड रिलेटेड डिजीज। अब हमें देखना है कुछ ऐसे कॉमन फूड्स उसमें क्या हम अडल्ट्रेशन करते हैं। हम का मतलब एज अ शॉपकीपर वगैरह जो अदर पर्सन है, तो वो क्या अडल्ट्रेंट उसमें ऐड करते हैं और उससे क्या रिलेटेड डिजीज होती है। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें केवल जो बेसिक डेली लाइफ में चीजें प्रोडक्ट यूज होती हैं हमें उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो मैंने उन्हीं को यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो क्या, सबसे पहले मिल्क में भी अडल्ट्रेशन हो रही है। हाँ, मिल्क में तो सबसे ज्यादा ही अडल्ट्रेशन है। सब क्या क्या अडल्ट्रेशन के रूप में हमें ये याद रखना है, फूड कौन सा है और उसमें अडल्ट्रेंट क्या क्या हैं। तो उसमें आप स्टार्च हो सकता है अडल्ट्रेशन, मिल्क हो सकता है। अब आप देख रहे हो डिटर्जेंट पाउडर का भी पेपर में आता है कि दूध बना के बेचा जा रहा था तो एज अ डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है, यूरिया हो सकती है, मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप 2-3 याद रखिए कि मिल्क में किस किस को अडल्ट्रेंट के रूप में, एज अ मिल्क में मिल्क पाउडर को, यूरिया को और डिटर्जेंट को। इससे क्या डिजीज होगी, कॉमन सी बात है, यूरिया आप डिटर्जेंट खाएंगे दूध के संयोग से तो स्टमक डिसऑर्डर होंगे और रीनल फेलियर हो जाएगा। दूसरा हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं घी और बटर को। घी और बटर क्या है, वो भी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फूड है जिसमें हम अडल्ट्रेशन के रूप में क्या क्या यूज कर लेते हैं। उसमें वनस्पति घी जिसे हम डालडा उसे मिला सकते हैं, स्टार्च को ऐड कर सकते हैं और आर्जिमोन ऑयल मिलाया जाता है। इससे भी सेम क्या होना है, स्टोमक डिसऑर्डर और रीनल फेलियर। आपको डिजीज में कुछ समझ में ना आए तो बस आप यही लिखेंगे पेट की समस्याएं हो जाएंगी। क्या पेट में, एब्डोमिनल डिसऑर्डर और रीनल फेलियर।
फिर आता है शुगर सॉल्ट, चीनी में मिलावट, क्या क्या चीनी में डाल सकते हैं, व्हाइट सैंड मिला देते हैं और इवन चॉक का पाउडर, इससे क्या होगा, कैंसर और टिटनेस हो जाता है। चिली पाउडर, आप जो देख रहे हैं लाल मिर्च जो, उसमें रेड ब्रिक पाउडर यूज हो जाता है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कलर और इवन सैंड का भी प्रयोग होता है। इससे क्या होगा, वही जब कुछ ना पता चले, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, रीनल फेलियर, लिवर डैमेज, स्टोमक इरिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्वीट्स, आप देख रहे हैं मिठाइयाँ कितनी कलरफुल आती हैं, उसमें कलरफुल लाने के लिए हम कलर एज अ ऊपर से ऐड करते हैं। तो स्वीट्स जो मिठाइयाँ हैं स्वीट्स, उसमें किसकी पॉइजनिंग, किसका अडल्ट्रेशन, मेटेनिल येलो एक सब्सटेंस है जो कलर देने के लिए यूज किया जाता है और ये कैंसरस होता है और एनीमिया प्रोड्यूस करता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है, व्रत में हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसमें हम एज अ पपाया सीड को ऐड कर देते हैं, वो भी क्या करेगा, एब्डोमिनल डिसऑर्डर करेगा, स्टोमक डिसऑर्डर और लिवर को डैमेज करेगा। तो ये हमने कुछ कॉमन फूड देखे, उसमें होने वाले यूज होने वाले मोस्ट कॉमन अडल्ट्रेंट देखे और उनसे होने वाली हमने डिजीज देखी। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस बॉस। ठीक है, एज अ अडल्ट्रेंट फूड और उससे होने वाली डिजीज देखी। अब उसके कुछ मैं आपको टेस्ट बताता हूं, ये टेस्ट भी बहुत लिमिटेड और आपके लिए शॉर्ट कंसाइज्ड हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी जिसकी मैंने पॉइजनिंग देखी थी, मतलब जिससे मैंने आपसे डिजीज देखी थी, उन्हीं के हम टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमने मिल्क देखा था, तो जल्दी से बता दो आप लोग मुझे, मिल्क में किस किस चीज की हमने अडल्ट्रेंट किया था? वाटर, स्टार्च, यूरिया। वेरी गुड। हाँ, और इससे क्या क्या डिजीज हो जाएंगी, कोई बताएगा? स्टमक डिसऑर्डर, रीनल फेलियर। वेरी गुड। देखिए यही तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का। मैंने एक बार अब आपको बोल दिया, अगर पेपर में आ गया तो तुम लोग ये टेबल निश्चित रूप से बना के आ पाओगे, ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। और सब में तुम ये कभी नहीं भूलोगे कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर, रीनल फेलियर, और लिवर डैमेज, ये सब आप लिख पाओगे। चलिए टेस्ट देखते हैं सर। सबसे पहले मैंने मिल्क पढ़ा था, तो मिल्क में अडल्ट्रेंट अगर स्टार्च मिलाया हुआ है तो उसका मैं टेस्ट कैसे करूंगा। तो इफ मिल्क इज कंटामिनेटेड विद स्टार्च, यदि मिल्क में स्टार्च से कंटामिनेट किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये आप 12th केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, स्टार्च का एनालिसिस करने के लिए कि जो पत्ती होती है उसमें स्टार्च है या नहीं। तो क्या करना है, स्टार्च पता करना है, तो क्या करना है, ए ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन आपको लेनी है, वार्म मिल्क, मिल्क को थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसमें एक ड्रॉप टपका देंगे, टप सीने। जैसे ही अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू, देन इट्स शो कि इसमें स्टार्च है, जो आपके पास दूध आया हुआ है वो एज अ अडल्ट्रेट होके आया है। ठीक है सर। दूसरा घी और बटर, बताइए घी और बटर में क्या एडल्ट्रेंट यूज हुए थे, कोई बताएगा मुझे आप में से? स्टार्च, वनस्पति। वेरी गुड, स्टार्च, वनस्पति घी, और भी क्या एक चीज, ठीक है, हमें केवल सर आर्जिमन ऑयल। वेरी गुड, आर्जिमन ऑयल, ठीक है, जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया, आर्जिमन ऑयल। ठीक है सर। तो अब इधर भी जो मैंने मिल्क का लिखा, क्या, टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फूड अडल्ट्रेंट, वही आप किस में लिख दोगे, घी और बटर। सर क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है। आप क्या डालोगे, घी और बटर, एडल्ट्रेंट में क्या डालोगे, स्टार्च, और वही सेम कहानी लिखोगे कि घी को थोड़ा गर्म करेंगे, एक बूंद टिंचर ऑफ आयोडीन लेंगे, उसमें टप सीने डाल देंगे, जैसे ही कलर ब्लू हो जाएगा डेट मीन्स वो स्टार्च है, उसमें वो अडल्ट्रेंट है। पर यदि उसमें घी और बटर में वनस्पति घी मिलाया हुआ है ना, तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, आप एक टेबल स्पून, एक चम्मच उस घी को लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसमें HCl डालना है और आप पिंच ऑफ शुगर, एक पिंच ऑफ शुगर मतलब एक चुटकी, उसमें आपको क्या करा आपने, HCl डाल दिया, एसिड डाला और एक चम्मच शुगर, एक पिंच मतलब एक चुटकी शुगर की डाल दी, ऐड कर दिया, स्टायर्ड, उसे अच्छे से चलाएंगे, घुमाएंगे, वो जो कॉम्बिनेशन आपके पास टेस्ट ट्यूब में, अलाउ टू सेटल, फिर उसे कुछ देर सेटल होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। यदि क्रिम्सन रेड कलर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपके 1 मार्क्स में कि क्रिम्सन रेड
ईयर्स शुरू करते हैं। हमने देखा सबसे पहले अडल्ट्रेशन इन मिल्क में, फिर अडल्ट्रेशन इन बटर और घी में। अगर बटर और घी में किसका अडल्ट्रेशन किया गया होगा, डालडा का या वनस्पति घी का किया होगा, तो आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून वो बटर और घी ले लेना है, उसमें HCl डालेंगे और आप पिंच ऑफ शुगर डालेंगे, कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यदि उसका कैसा कलर हो जाता है, क्रिम्सन रेड कलर का अगर वो हो जाता है, डेट मीन्स वो अडल्ट्रेंट है। फिर आता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में अगर हमें अडल्ट्रेशन देखना है तो मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमन ऑयल की क्या होती है, अडल्ट्रेशन होता है। इसे पता करने के लिए देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आ सकता है इनका टेस्ट भी पता करने के लिए। और आपके 2 जगह ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, एज अ स्वस्थ वृत्त में भी आप इसे कर लेंगे और यहाँ पे भी, तो एक ही चीज 2 जगह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अडल्ट्रेंट में मस्टर्ड ऑयल में किसका होता है, आर्जिमन ऑयल की। 5 ml आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है टेस्ट ट्यूब में। और यहाँ पे पीछे हमने कौन सा एसिड ऐड किया था, बताइए आप लोग जल्दी से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। यहाँ पे हम कौन सा एसिड ऐड कर रहे हैं, HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे वहाँ पे हमें क्रिम्सन रेड मिलता है और यहाँ पे हमें रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है। तो आर्जिमोन फाइंडिंग के लिए याद रखिएगा, रेडिश ब्राउन कलर, क्रिम्सन रेड पता करने के लिए अगर वनस्पति घी है तो क्रिम्सन रेड है और यहाँ पे रेडिश ब्राउन है। पीछे रह गया सॉल्ट में। अगर हमारे सॉल्ट में अडल्ट्रेशन है, कॉमन सॉल्ट के अंदर सैंड का या स्टोन का, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, एक गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें नमक डालिए, नमक को घोल दीजिए। जो नमक है वो वाटर सॉल्युबल है, वो पानी में घुल जाएगा और जो सैंड या सॉल्ट होगा वो नीचे जाके, या जो स्टोन होगा वो नीचे बैठ जाएगा। बताइए इसमें भी कुछ याद करने का है? नहीं बॉस। ठीक है। अब आता है राइस और वाटर। अब राइस और बीट, चावल और गेहूं में भी मिलावट कर दी जाती है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसमें भी मार्वल्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय रिमूवल बाय सॉर्टिंग, मतलब हाथ से पिक करके उसे सूप से छान के उनको धुलकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के साथ हमारा अडल्ट्रेशन वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 3.4 अकॉर्डिंग टू NCSM पैटर्न पे, टेक्निक ऑफ डिटेक्शन ऑफ पॉइजन। अब आपको पता चल गया, आपने कुछ तरीके देख लिए, कैसे तरीके जो अभी हम ऊपर देखे थे। अब मॉडर्न टेक्निक क्या है, ये सब पुरानी जमाने की तरीके थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में आप क्या क्या तरीके लेके आए हो मार्केट में, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे किसका पॉइजन है आपके फूड में या नहीं है। तो 2 तरीकों से आप पता कर लेते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पीछे भी हम ये चीज पढ़ के आए थे जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जब हमने डायग्नोसिस बनाना सीखा था। किसकी डायग्नोसिस, ऑफ पॉइजन इन लिविंग और इन डेथ पर्सन। तो वहां पे भी एक मेरा लेबोरेटरी फाइंडिंग के थ्रू पॉइंट आया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। किसी को याद है जो मैं अभी ये बात कह रहा हूं, बताइए। किसी को याद है? नहीं बॉस। कोई बात नहीं, हम आगे का पढ़ते हैं बॉस और पीछे का भूल जाते हैं। कोई नहीं, पेपर मुझे दे के आना है अभी फिर से, आप लोगों के बदले। तो मेरे को तो याद है, मैं लिख आऊंगा, आप लोग बिल्कुल भूल जाइए पॉइजन। पर मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं बार बार रिवीजन कराता रहूंगा। तुम्हारी भूलने की आदत है और मेरे को याद कराने की आदत है। तो पॉइजन को हम डिटेक्ट 2 तरीके से करते थे, यही पीछे भी पढ़ा था मैंने, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम पता करते थे कौन सा पॉइजन हमने इंजेक्ट हुआ है उस बॉडी में पर्सन की, और क्वांटिटेटिव में उसके हमें कौन सा पॉइजन और कितना ऐड हुआ है, ये भी क्वांटिटी भी हमें पता चल जाता था। अमाउंट ऑफ पॉइजन एंड टाइप ऑफ पॉइजन की हमें लेबोरेटरी फाइंडिंग में पता चल जाता था, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस 2 तरीके से होती है, एक तो कलर के बेसिस पे हम कलर से पता कर लेते हैं, और दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। बस अब कलर में कुछ याद रखना है, मर्क्यूरिस टेस्ट MCQ में पूछा जा सकता है। मर्क्यूरिस टेस्ट किसके लिए होता है, टू आइडेंटिफाई द ओपियम और ओपिएट्स। डाइक्रोमेट टेस्ट फॉर एल्कोहल होता है। ली जोन्स टेस्ट साइनाइड के लिए होता है। तो फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, मर्क्यूरिस टेस्ट किसके लिए है, बताइए।
ओपीएम ओपीएम के लिए, डाइक्रोमेट एल्कोहल के लिए और लॉइज लीजोइंस टेस्ट साइनाइड के लिए होता है। ये मोस्ट कॉमनेस्ट है। देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि इतना सारा बुक में मैंने यही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इसी की ही आने की है, कहीं ना कहीं ये पेपर में आ चुके हैं। ये नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर जो आपसे सीनियर से सीनियर हो चुके हैं उनको भी ध्यान में रख के ऐड किए गए पॉइंट्स हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव में गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और रेडियो इम्यूनो एसे इन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बस इतना याद रखना है। दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कलर टेस्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। कलर में भी 3 कलर याद रखने हैं। टेस्ट कौन से होते हैं? मर्क्यूरस टेस्ट, डाइक्रोमेट और लीजोन्स टेस्ट। काय के लिए होता है? साइनाइड के लिए। क्वांटिटेटिव में बस आपको याद रखना है गैस क्रोमेटोग्राफी, एक लिख सकते हैं। आगे उसी को हैवी मेटल्स के लिए हम रेनिस टेस्ट करते हैं और स्कूट टेस्ट स्पोकीन के लिए किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विरुद्ध आहार, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ वृत्त की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रोग निदान में भी आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ तक अगध में भी पूछा जा सकता है। तो आज और ये आखिरी टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। तो विरुद्ध आहार की सबसे पहले अगर डेफिनेशन याद हो जाए श्लोक तो बढ़िया है, वरना हिंदी पता होनी चाहिए। जब कोई आहार द्रव्य दोषों को अपने स्थान से उभार दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो कोई भी आहार दोषों को अपने स्थान से, अब अपना स्थान सर दोषों का भी स्थान होता है, हाँ दोषों का भी स्थान होता है। तो आप सभी लोग मुझे बताओगे वात का स्थान क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? पकवास है, कटी प्रदेश के नीचे। हाँ वेरी गुड, जैसे जिसने पकवास से बताया वो भी सही है। कटी भी होता है, हाँ ऐसे काफी हम जब फर्स्ट प्रॉप में आए थे तो हमने वहां वात पित्त कफ के स्थान पढ़े थे। और मेजर जैसे वात का आपका कफ पकवास होता है, कफ का आपका उर प्रदेश है और पित्त का आमाशय है। ठीक है तो हाँ कोई कुछ कह रहा है? नहीं बस ठीक है, तो विरुद्ध आहार क्या है? उभार दे, बस एक वर्ड पकड़ के रखना। जब कोई आहार आपके आहार द्रव्य जब दोषों को उसे अपने स्थान से उभार दे पर शरीर से बाहर ना जाने दे। मतलब ये सही है, घर में आके हमें घर से तो तुम बाहर निकाल रहे हो, कमरे में से धक्के दे के तो तुम बाहर निकाल रहे हो, पर घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। तो वह आहार जो दोषों को अपने स्थान से तो उभार देता है परंतु शरीर से बाहर नहीं निकलने देता, उस आहार को हम विरुद्ध आहार कहते हैं। बताइए विरुद्ध आहार की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? जी बॉस आगे। ठीक है, अब आता है विरुद्ध आहार के प्रकार। श्लोक याद करना है, सबको करना है, जिसको ना हो वो हिंदी कर ले, पर नोट्स में उसी को दूंगा जो ये मुझे श्लोक सुनाएगा। कंडीशन है श्लोक सुनाइए, नोट्स लीजिए, क्योंकि नंबर मुझे मिलेंगे, आप श्लोक याद करोगे इसलिए। तो विरुद्ध आहार का क्या श्लोक है? देखिए कितना सरल है। यच्च अपि देश काल अग्नि मात्रा, ठीक है आप अपने मन में बोलिएगा राइम के साथ। क्या कह रहे हैं आचार्य कचरक? देश काल अग्नि मात्रा सात्म अनिल आदि भी संस्कार तो वीर्यतस्य कोष्ठ अवस्था क्रमे अपि परिहार उपचाराभ्याम पाकात संयोग तो अपिचा विरुद्धम तच्चम नाहितम हृत संपद विधि भिष्यत। किसी को ये याद है श्लोक? अभी आप में से बताइए मुझे। नहीं बॉस, चलिए कोई बात याद है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी पहली बार नहीं था, पर मैं आपको पक्का याद करा के मानूंगा। सबसे पहले हम एक लाइन पकड़ते हैं, देश काल अग्नि मात्रा सात्म अनिल आदि भी। देश काल अग्नि मात्रा सात्म अनिल आदि भी। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, आचार्य चरक कह के गए हैं कि देश विरुद्ध जो आपका आहार होता है, कौन सा आहार? विरुद्ध आहार। वह आहार जो शरीर में दोषों को
अपने स्थान से तो उभार देगा परंतु शरीर से बाहर नहीं निकलने देगा, वो विरुद्ध आहार 18 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हो सकता है? देश के विरुद्ध हो सकता है वो आहार, काल के विरुद्ध हो सकता है, अग्नि विरुद्ध होगा, मात्रा विरुद्ध होगा, सात्म अनिल और आदि भी। आदि भी यहाँ पे अनिल आदि मतलब वात आदि दोष की बात कर रहे हैं। सर लिखना कैसे है? सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप देश विरुद्ध। एक भी एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है, सबके एग्जाम्पल आप कल खुद लिखोगे अपनी कॉपी में। मैं नोट्स चेक करूंगा, आपसे मांगूंगा किसी से भी, यहाँ आप मेरे को लाइव क्लास में एग्जाम्पल देके बताओगे। विरुद्ध आहार का हम देश विरुद्ध देखते हैं। सर देश विरुद्ध क्या है? मान लीजिए देश मानना क्या है? होता ही है। देश बताइए कितने होते हैं? चिकित्सा की दृष्टि से देश कितने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? 3 2 देश होते हैं बॉस, देश और वेरी गुड। देश और भूमि देश। भूमि देश। हाँ, ऐसे ही मिलजुल के आंसर दिया जाता है। तो चिकित्सा की दृष्टि से देश दो प्रकार का होता है, एक देह देश होता है, एक भूमि देश होता है। और भूमि देश फर्दर 3 प्रकार का होता है, आनूप देश, जांगम देश और साधारण देश। और हम सब ये जानते हैं जहाँ वात की अधिकता होती है वो जांगम देश होता है, जहाँ कफ की अधिकता उसे होती है वहाँ आनूप देश होता है। जहाँ दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं तीनों दोष, उसे हम कौन सा देश कहते हैं? साधारण। साधारण देश। बॉस फिर से बता दीजिए। आनंद। हाँ, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? श्रेया। बहुत बढ़िया श्रेया। चलिए ठीक है, सुनिए फिर से। चिकित्सा की दृष्टि से आप इसका रेफरेंस देखिएगा, चरक नहीं, सुश्रुत भी नहीं, भागवत अष्टांग हृदय का अध्याय नंबर 1 जब आप देखेंगे तो उसमें लास्ट जहाँ पे भिषक जो 4 चतुष्पाद दे रखे हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद, उससे जस्ट ऊपर दे रखा है कि देश 2 प्रकार के होते हैं, एक देह देश होता है और एक भूमि देश होता है। देश 2 प्रकार के होते हैं, एक भूमि देश और एक होता है देह देश। तो देह माने शरीर, शरीर भी एक देश है, मतलब स्थान। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान नहीं है देश, देश का मतलब स्थान। जैसे कि अगर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, मतलब जत्रु माने क्लेविकल बोन से ऊपर के जो रोग हैं उस स्थान को हम मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत बोल दिया हमने। आपके हाथ में चोट लगी है तो आपका चिकित्सा का स्थान कौन सा देह में हो गया? आपका हाथ हो गया। तो देश 2 तरीके के हैं, एक देह देश होता है, एक भूमि देश होता है। जो भूमि है वो फर्दर 3 तरीके का होता है, एक जांगम होता है, एक जांगम, एक आनूप और एक साधारण। जांगम देश हम उस देश को कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं और जहाँ वात की अधिकता होती है। आनूप देश हम उसे कहते हैं जहाँ बरसात ज्यादा होती है और वह कफ की अधिकता होती है। ठीक है सर। और साधारण देश वहां होते हैं जहाँ ना ज्यादा बारिश होती है ना ज्यादा वात की अधिकता होती है, उस देश को हम साधारण देश कहते हैं। श्रेया समझ आया आपके? जी बॉस। तो देश विरुद्ध का आपको एक एग्जाम्पल देना है, तो सभी लोग सुनिएगा, अपना अपना एक एग्जाम्पल आप खुद मेरे को बताओगे। मान लो मैं शिमला गया, शिमला कैसा है देश? शीतल है या उष्ण देश है? बताइए। आनूप देश है या फिर वो आपका जांगम होगा? कौन सा देश होगा वो? कफ की प्रधानता। शीत किसका है? वात की वजह से भी होता है कफ की। पर अभी मैं मान लीजिए वहां शीतलता को देखिए। अभी आप केवल आप शिमला गए और आपने वहां शीतलता है, देश कैसा है? शीतल है। और अगर आप वहां पे शीत आहार विहार करते हैं, वहां जाके आप ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपने क्या किया? देश का विरुद्ध किया। कैसे? कि ठंडा मौसम और ठंडा ही आहार विहार किया। और हम जानते हैं यदि दोषों के गुण, कौन से दोषों के गुण? वात पित्त कफ के जो गुण होते हैं, अगर उनके समान आहार और विहार किया जाता है तो उससे क्या होगी? दोषों में विकृति उत्पन्न होगी या साम्यता होगी? जल्दी से बताइए। विकृति होगी। मान लीजिए वात के जो गुण हैं, आप उन्हीं गुणों का सेवन कर रहे हैं तो वात बढ़ेगा ना। तो देश कैसा है? शीत है। और आपने वहां पे शीतल आहार वार किया तो आपने जो भोजन किया वो कैसा हो गया? देश विरुद्ध हो गया। बताइए मेरी बात समझ में ये आई या नहीं आई?
जी बॉस। जी बॉस। हाँ, बिल्कुल। और 200 के गुण सभी को याद होने चाहिए। हम आयुर्वेद के छात्र हैं, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी को तीनों दोष वात पित्त कफ के श्लोक अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे? वात का गुण होता है तत्र रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म सचलो अनिल। पित्त का होता है पित्तम सा स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम। आगे किसी को याद है? द्रव अम्लम सरकटु। बिल्कुल लघु नहीं। विस्त्रम श्रम द्रवम। लघु तो बोलो। पित्तम सा लघु स्नेहम, विस्त्रम श्रवम हाँ, द्रवम। पित्तम सा स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ये एक इसका पित्त का होता है लघु, फिर विश्रम सरम द्रवम। फिर आता है कफ, आप सभी को याद होगा स्निग्ध शीतो गुरुमंद सलक्षणो सांद्र स्थिर मृत्संत कफा। ठीक है, ये गुण हैं, सभी को याद होने चाहिए। ठीक है सर। तो देश विरुद्ध का एग्जाम्पल हो गया, मैं उष्ण प्रदेश में हूं और मेरा जो देश है मैं उष्ण आहार विहारों का सेवन करूंगा तो वो देश विरुद्ध आहार कहलाएगा। अब आता है सर काल विरुद्ध। काल विरुद्ध का क्या मतलब है? जो समय काल दो प्रकार का होता है, सबको पता होना चाहिए, एक नित्यक और एक आवश्यक। नित्यक किसे कहते हैं? दिन रात मुहूर्त, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नित्यक। आवश्यक तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, ये सब क्या होता है? काल होता है। तो काल विरुद्ध का सर क्या एग्जाम्पल होगा? काल विरुद्ध आहार ऐसा होगा, मान लीजिए बहुत उष्ण काल है, गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु है और आप गर्म आहार खा रहे हो, गर्मा गर्म खाने का सेवन कर रहे हो, उष्ण तीक्ष्ण विधायी अन्न का सेवन कर रहे हो, तो बताओ वो आहार क्या कहलाएगा? देश विरुद्ध कहलाएगा या काल विरुद्ध कहलाएगा? जल्दी से बताइए। काल विरुद्ध कहलाएगा। फिर आता है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध क्या होगा? एक एक लाइन यही आपको लिखनी है। अग्नि 3 प्रकार की होती है। अग्नि का मतलब होता है हमारा जठराग्नि। तो जो हमारी जठराग्नि होती है वो 3 प्रकार की होती है। यदि वात की अधिकता होती है तो विषम अग्नि होती है, कफ की अधिकता है तो मंद अग्नि होती है, और यदि पित्त की अवस्था होती है, पित्त की अधिकता होती है तो अग्नि कैसी होगी? बताओ जल्दी। तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण होती है। तेज अब मान जलते। लीजिए किसी की अग्नि मंद थी और आपको उसको गुरु स्निग्ध आहार का अभिसंधि आहार का भोजन कराया, तो वो कैसा विरुद्ध कहलाएगा? आहार अग्नि विरुद्ध कहलाएगा। चीजें